हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो सेकेंड जो अपना फर्स्ट वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उस पार्ट को देखिए, फिर बाद में इस पार्ट को देखना, क्योंकि डायरेक्टली ये पार्ट आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर आज कुछ ले रहे हैं अपन वास्तविक तथा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और एक होता है काल्पनिक यानी कि आभासी। उस दो टाइप्स के प्रतिबिंब बनेंगे अपन, चाहे दर्पण से बनाओ चाहे लेंस से बनाओ। कितने टाइप्स के प्रतिबिंब बनेंगे? दो टाइप्स के, एक तो बनेगा वास्तविक या फिर बनेगा काल्पनिक। अब उनके अंदर अपन देख लेते हैं पहले अंतर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एक तरफ लिख लिया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ अपना आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। किस तरफ? वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर परावर्तन के बाद किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसी प्रकार जब किसी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती है किंतु मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत कैसे होती है? जब अपन चित्र बनाएंगे तब उसमें अच्छे से समझाएंगे आपको वापस। उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये होगी आपकी प्रतिबिंब वास्तविक की डेफिनेशन और ये होगी आभासी की डेफिनेशन। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को अपन क्या कर सकते हैं? एक पर्दे के ऊपर क्या बना सकते हैं? उतार सकते हैं, उसके पर्दे के ऊपर लगा सकते हैं। परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। आभासी है इसका मतलब उसको अपन नहीं होते। आभासी मतलब काल्पनिक है, मानना है कि ये प्रतिबिंब हो सकता है, रियल में है नहीं वो। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं बेटा? उल्टे होते हैं। और आभासी प्रतिबिंब है वो सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। ये तीन अंतर हो गए। आपको पूछ सकता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन कि आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखो। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसको नहीं उतारा जा सकता। ये सदैव उल्टे होते हैं और ये सदैव क्या होते हैं? सीधे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना दर्पण। क्या होता है दर्पण? जब किसी कांच यानी गोल या समतल कांच, कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है समतल भी हो सकता है, की पट्टिका की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ, किसका? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए। परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। इन दर्पणों से अपन चित्र कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन समतल दर्पण। चलो लेते हैं अपना समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण बेटा? जब समतल कांच की एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। कैसा दर्पण कहते हैं बेटा? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे अपने घर में जो कांच होता है वो कैसा होता है बेटा? समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? हमारे जो घर में शीशा लगा हुआ होता है, अलमारी वगैरह कहीं पर भी आप देखते हो, वो कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। उसके एक पीछे वाले पार्ट पर क्या किया हुआ जाता है? कलर किया हुआ होता है और एक पार्ट पर अपन को अपना चेहरा वगैरह जो भी चीज़ें दिखाई देती है उसके अंदर। अब देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम। इससे क्या होता है? हमेशा सीधा तथा आभासी बिंब के समान आकार का होता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, आभासी होगा और हमेशा बिंब के आकार के बराबर बनेगा। जैसे आप अपना फोटो देखते हो कांच में तो आपको सीधा दिखाई देता है और वो होता क्या है? आभासी होता है, रियल में नहीं होता है और हमारी ही आकृति के बराबर। अगर आप 3 इंच 5 फुट की वस्तु दर्पण के सामने रखोगे तो 5 फुट की ही वस्तु उसके अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट, ये दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर। कैसे बेटा? दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दर्पण के सामने। अगर मैंने दर्पण के सामने वस्तु को 3 मीटर की दूरी पर रखा है तो दर्पण के पीछे भी वो आभासी बनेगा। इसका मतलब कितनी दूरी पर बनेगा? 3 मीटर की दूरी पर। यदि समतल दर्पण के सामने किसी बिंब को रखा जाए तो उसका दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग किसकी ओर दिखता है? दाईं ओर प्रेक्षित होता है। अगर अपने आप खुद दर्पण के सामने खड़ा होना, कांच में, अपने जो घर पे कांच है
उसके सामने खड़े होना और देखोगे आप जैसे ही दायां हाथ देखोगे तो आपको दर्पण में बायां दिखेगा और बायां हाथ देखोगे तो दर्पण में कौन सा दिखेगा, दायां दिखेगा। चलो अब इसका चित्र बना के देखते हैं बेटा कि चित्र कैसे बनता है उसके बारे में, समतल दर्पण से चित्र कैसे निर्माण होता है उसके बारे में अभी आपको बना के बताते हैं कि समतल दर्पण से जो चित्र है वो कैसे बनता है। समतल दर्पण के द्वारा चित्र निर्माण। मैंने एक समतल दर्पण लिया, ये लो, ये मेरा क्या है, समतल दर्पण है। इसके पीछे वाले पदार्थ पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी बेटा। क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब देखो यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा एक, ये अक्ष हो गया। मैंने मान लिया एक वस्तु थी, एक बिंब था, उसको मैंने जो सामने रखते हैं उसको हमेशा क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिंब कहते हैं। ये हो गया बिंब, जिसका मैंने नाम रख दिया ए और बी। ठीक है, इस बिंब से मेरे को क्या करनी है, कम से कम किसी भी चित्र को बनाने के लिए आपको कितनी किरणें गुजारनी होती है, 2 किरणें गुजारनी होती है। कितनी किरणें गुजारनी होती है, तो मैंने क्या किया, 2 किरणें गुजारी। यहाँ से पहली किरण ये निकली, सीधी सीधी दर्पण के ऊपर टकराई, और दूसरी किरण मैं क्या करूँगा, यहाँ से गुजराऊंगा और इसके कहाँ पर गुजर टकर जाएगी, ओ पर गुजरेगी। कहाँ पर टकराएगी, ये इस पर, और यहाँ पर इस मूल बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद मैंने मान लिया ये, अभी ये देखो, ये परावर्तन के बाद कहीं पर भी टकराएगी नहीं। दर्पण से हमेशा क्या बनता है, पीछे की तरफ बनता है। तो यहाँ से ये सीधी सीधी जाएगी, डैश डैश करके। ये अपनी क्या है, काल्पनिक है बेटा। कैसी है, काल्पनिक है। ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या रहेगी बेटा, बराबर रहेगी। तो यहाँ से 2 किरणें निकली और जहाँ पर दोनों किरणें टकराई वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, प्रतिबिंब। इसके जैसा का जैसा ही बनेगा। ये आपका ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई एच थी तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, एच डैश होगी। तो ये यहाँ से लेके ये दूरी है वो क्या है, यू है। यू होती है, वो होती है बिंब दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, वी है। वो क्या होती है, आपकी प्रतिबिंब दूरी। अब देखना यहाँ से h बराबर किसके होगा, h डैश के होगा। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में बिंब के समान ही क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब बनता है। ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है। u क्या है, आपकी बिंब दूरी है। कौन सी है, बिंब दूरी। बिंब दूरी को हमेशा किस में लेते हैं बेटा, माइनस में लेते हैं। बिंब दूरी को हमेशा किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। वी आपकी कौन सी है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी फिलहाल इसके अंदर किस में होगी, पॉजिटिव होगी। अगर प्रतिबिंब इस तरफ होगा तो वो आपका वास्तविक होगा, और बिंब दूरी भी, प्रतिबिंब दूरी भी किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, उसके बाद ये होगी आपकी प्रतिबिंब तथा बिंब दूरी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, चलो देखते हैं अपना गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ गोल है तो उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। जब कांच के, अब देखो इसकी दूसरी परिभाषा, यहाँ से सेकंड डेफिनेशन मिल रही है, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, ये सेकंड है। जब कांच के खोखले गोले के किसी भाग के पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है। जब गोले के भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल अपने घर में जो चम्मच होता है उसको लेते हैं तो चम्मच का जो बाहर वाला भाग होता है उसके ऊपर अगर अपन पॉलिश कर दे पीछे वाले भाग पर तो वो आपका क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। अवतल दर्पण जैसे ये देखो, ये मैंने देखो, ये अपना मान लेते हैं ये चम्मच है, ये अपना इसका उभरा हुआ भाग है, ये अंदर दसा हुआ भाग है। उभरे हुए भाग पर मैंने क्या कर दिया, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया। इस टाइप से डॉट लाइनें बनी हुई, इसका मतलब उसके ऊपर परावर्तक पदार्थ का लेप किया हुआ है, तो वो आपके क्या निर्माण बनाया जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। कैसा दर्पण बन जाएगा बेटा, अवतल दर्पण बन जाएगा। नेक्स्ट उत्तल दर्पण। जब खोखले गोले के भाग के उभरे हुए पृष्ठ के अंदर की तरफ अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो कैसा दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। कैसा दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया और इस बार मैंने बाहर की तरफ पॉलिश न करके क्या कर दिया है,
अंदर की तरफ पॉलिश कर दी है, इसका मतलब ये कैसा बन जाएगा आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलो देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली अपनी जो परिभाषा है वो है दर्पण का ध्रुव, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा? पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो उसकी परिभाषा हो जाएगी, गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लिया ये मेरा गोलीय दर्पण है, ये क्या है? मेरा गोलीय दर्पण है, तो इसको गोलीय दर्पण का ध्रुव यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके गोलीय दर्पण का ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जिसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? सी से डिनोट करते हैं। जिसको शॉर्ट में किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का, दर्पण है बेटा इधर, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। क्या होता है बेटा? पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? आपको सबको पता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो किसका भाग होता है? एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? सी से करते हैं। वक्रता केंद्र। अब देखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने। अब किस में होता है? अवतल दर्पण में जो आपका वक्रता केंद्र होता है वो होता है परावर्तक पृष्ठ के सामने। तथा उत्तल में क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर होता है बेटा, पीछे की ओर। कैसे सर? अभी देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लिया ये मेरे पास दो दर्पण है, इसके ऊपर कलर किया हुआ है। ये कौन सा दर्पण है? आपका उत्तल दर्पण है। और इस टाइप से अगर मैंने ले लिया और एक अंदर की तरफ कलर कर दिया है तो वो कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। अब देखो ये इसको अगर मैं इसको ऐसे ऐसे पूरा सर्किल बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप्स का बनेगा। अब इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ से अगर मैं इसको मैच कर दूँ यहाँ से, तो इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट जो पूरे गोले का सेंटर पॉइंट है वही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी कहलाएगा। अब देखो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। अब परावर्तन किस पृष्ठ से होगा? इस पृष्ठ से होगा। इस पर तो कलर किया हुआ होगा नहीं, इससे होगा। तो इसमें तो क्या हो रहा है? सामने हो रहा है। अगर मैं इसको भी ऐसे डैश डैश करके मान लेता हूँ, पूरा सर्किल बनाता हूँ, तो यहाँ पर इसका सी होगा और यहाँ से क्या करेंगे? मैच करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। कैसे सर? देखो परावर्तक पृष्ठ ये रही, यानी कि परावर्तन इस टाइप इस साइड से होगा। इस पर तो कलर किया हुआ, परंतु ये सर्कल इस साइड बन रहा है, इसका मतलब ये किया होगा पीछे की तरफ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या देखते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या उसके बारे में देखते हैं। वक्रता त्रिज्या नेक्स्ट देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा? इधर देखो, दर्पण के ध्रुव
ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र किससे लिखते हैं? C के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको अपन किससे लिखते हैं? स्मॉल r से लिखते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये अपना दर्पण है, इसके ऊपर ये कलर किया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा? P होगा, ध्रुव होगा, यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो यह जो दूरी होगी आपकी वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसी टाइप से अपन अगर, ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, और ये किसके लिए हो जाएगी? उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या। यहाँ से ये C हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट है आपकी परिभाषा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र किसी दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, रियल में होती नहीं है, अपन उसको क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। जैसे ये रहा, यह अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे ये P हो जाएगा, यहाँ पे ये कहीं C हो जाएगा, और ये जो रेखा है आपकी, ये जो सीधी रेखा है, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये किसके लिए देख लेते हैं? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ये C हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये क्या होगी? ये R हो जाएगा, और यहाँ से ये इसका क्या होता है? मुख्य अक्ष हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। अब देखते हैं मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस? उसके बारे में। किसके बारे में बेटा? मुख्य फोकस के बारे में। चलो, इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। 100% आपको कोई 2-3 डेफिनेशन मिलेगी बोर्ड एग्जाम्स में, पक्का मिलेगी। और सिर्फ देखना ही नहीं है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है। क्या करना है? नोट भी करना है। मुख्य फोकस। कैसा फोकस बेटा? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, जिसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से मुख्य फोकस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं आप? मुख्य फोकस कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं उस बिंदु को? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? X से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ले लिया अपन ने अवतल दर्पण,
और ये ले लिया उत्तल दर्पण। यहाँ से कोई किरण आई और यहाँ से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से यहाँ पर गुजर जाएगी वो उसका क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। इसमें भी यही होगा, इसमें तो मिल रही सीधी गुजर रही है, परंतु इसमें क्या होगा, ये यहाँ से नहीं गुजरेगी, ये यहाँ चली जाएगी डॉट डॉट करके, यहाँ से गुजरती हुई मुख्य फोकस पर गुजरेगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। मिलती हुई है ये अवतल दर्पण में तो रियल में क्या गुजरती है और गुजरती है, और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये पीछे की तरफ होता है इसलिए। अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। कौन सी दूरी बेटा, फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहीं से इसी से डेफिनेशन निकलते हैं फोकस दूरी की। छठी डेफिनेशन आपकी फोकस दूरी F, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं फोकस दूरी को, यानी कि मुख्य फोकस कैपिटल F तथा मुख्य फोकस तथा मुख्य ध्रुव, किसके बीच की, मुख्य ध्रुव के मध्य की दूरी। देखो यहाँ से यहाँ पे F है, यहाँ पे क्या होता है आपका P होता है, यहाँ पर F है और यहाँ पे क्या होता है, P होता है। ये ध्रुव है तो यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f हो जाएगी, जो आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, फोकस दूरी F कहलाएगी। वो किस में होता है, वक्रता के अंदर में भी C तथा P के मध्य की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या क्या संबंध होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट संबंध है बेटा। इसके ऊपर IMP लगा देना अपनी कॉपी के ऊपर, कॉपी के अंदर इसके ऊपर क्या कर देना है, IMP लगा देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, छोटा सा है, आपको हर बार मिलता है। वो होता है किसके अंदर, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R। फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R में संबंध, किसके अंदर, F और R में संबंध। R जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2F के बराबर होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुना होती है। अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है। कितना गुना होती है बेटा, 2 गुना होती है। इसी से अपन एक फॉर्मूला और जनरेट कर सकते हैं, F बराबर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना चलो अब देखते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप चित्र बनाओगे तब ये चारों नियम याद होंगे, तब आपको क्या होगा, तभी आप इसको आगे चित्र बना पाओगे। गोलीय दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा जितने भी चित्र बनेंगे, अगर वो नियम याद है, ये चारों नियम, तो ही आप उसको क्या कर पाओगे, आगे बना पाओगे। तो अच्छे से समझ लेना इस नियमों को। पहला नियम, फर्स्ट नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर यानी कि एकदम सीधी सीधी आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में तो रियल में गुजरेगी और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो चलो सर बना के देखते हैं कैसे गुजरती है और कैसे गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये मेरा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। यहाँ से ये मुख्य अक्ष है अपना, ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। समांतर का मतलब होता है इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। समांतर आने वाली किरण किससे गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से F से गुजरेगी। किससे गुजरेगी,
ये लो सर, ये पहला नियम हो गया। कौन सा नियम? मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में ये होता है ऐसे, ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये रहा इसका मुख्य अक्ष। इसमें भी अब देखो, इसमें क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अब ये इसका फोकस कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये क्या करेगी? पीछे चली जाएगी ऐसे, और यहाँ से ये क्या होगी? डैश 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 करके एफ से गुजर जाएगी। ये हो गया इसका पहला नियम, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण है तो गुजरती है, और उत्तल दर्पण में तो रियल में गुजरेगी, और अवतल दर्पण में तो रियल में गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में क्या होगी? गुजरती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 2। कौन सा नियम है 2 बेटा? देखते हैं अच्छे से उस नियम को। पहला नियम अच्छे से पढ़ लेना बेटा, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपको ये चारों नियम याद नहीं है तो गारंटी से आप चित्र नहीं बना पाओगे। चित्र मेरी गारंटी है, और अगर चारों नियम याद है तो मेरी गारंटी है आप एक भी चित्र नहीं छोड़ के आओगे एग्ज़ाम में। और 100% आपको पता है, पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको सारे के सारे चित्र पूछे जाते हैं। 2 नियम इसका, नियम नंबर 2। इधर देखो, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर मुख्य फोकस से कोई किरण आ रही है, ये उसका मुख्य फोकस है, और यहाँ से कोई किरण आ रही है, ये यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से परावर्तन हुआ, परावर्तन के पास वो क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा नियम। अगर कोई किरण क्या कर रही है? मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका नियम नंबर 3 नियम क्या कहता है? 3 नियम देखो इधर। 2 नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, ये नियम अच्छे से याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर देना, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देना। 3 नियम, नियम नंबर 3, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते से अर्थात वक्रता केंद्र से ही पुनः लौट जाती है। क्या लिखा है इधर देखो, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते से अर्थात वक्रता केंद्र से ही पुनः लौट जाती है। इधर देखो, सबसे पहले अब देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अपन अवतल दर्पण में क्या होगी? ये रही इसकी वक्रता केंद्र C। यहाँ से कोई अगर C से वक्रता केंद्र गुजर रही है तो वो इसी रास्ते आएगी, और इसी रास्ते परावर्तन की क्या हो जाएगी? पश्चात इसी रास्ते चली जाएगी। ये तो किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए बेटा? उत्तल दर्पण के लिए। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसका उत्तल दर्पण C यहाँ होगा उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ। तो क्या होगा? यहाँ से एक किरण आएगी,
डैश डैश करके इसमें से गुजरेगी, यहीं से आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी। यानी कि तीसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई किरण वक्रता के अंदर से गुजरती है तो प्रकाश के परावर्तन के बाद उसी में से वापस चली जाएगी। ये हो गया अपना थर्ड लॉ। कौन सा लॉ बेटा, थर्ड लॉ। अब फोर्थ लॉ, इसका फोर्थ नियम क्या कहता है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आप इस नियम को क्या करोगे, यूज करोगे। नियम नंबर 4, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये परावर्तन के पूरे नियम पर आधारित है, होती है तो परावर्तन के पश्चात या बाद उसी कोण से यानी कि जिस कोण से आपतित हुई है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन किसके लिए ले रहे हैं अभी, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये लो सर, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। यहाँ पर इसका ध्रुव P होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आ रही है, मान लेते हैं इस पर I से आ रही है, तो ये यहाँ से निकलेगी और वापस ये R, यहाँ पर I बराबर किसके होगा, R के होगा। कौन I है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। कौन I किसके बराबर होगा बेटा, R के बराबर होगा। इसी टाइप से अगर मैं उत्तल दर्पण के लिए ले लूँ, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी वही, यहाँ पर क्या होगा, P इसमें दोनों में सेम होगा, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण P पे टकराएगी और P से वापस उसी दिशा में चली जाएगी, जिस I से आई है और R से चली जाएगी। यहाँ पर भी कोण I बराबर किसके होगा, कोण R के बराबर होगा। यहाँ पर अपन ने पढ़े 4 नियम परावर्तन के गोलीय दर्पण, वो कहाँ पे काम आएंगे, अपने प्रतिबिंब निर्माण में काम आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों के चारों नियम। पहला नियम क्या पढ़ा था अपन ने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किस में से गुजरती है, फोकस में से गुजरती है। दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा नियम अपन ने पढ़ा था, अगर कोई C से किरण आ रही है, यहाँ पे C है, C से आ रही है तो परावर्तन के बाद भी कहाँ से चली जाती है, C पर चली जाती है। और लास्ट नियम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो वाला है आपका, अगर कोई ध्रुव पर आती है, जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी कि ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का नियम भी यही कहता है। ठीक है, ये हो गए आपके चारों के चारों प्रकाश के नियम। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि इनसे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।